दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग की इसी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी कि जो है आपका टॉप 10 का जो क्वेश्चन का सीरीज था वो आपका पार्ट 2 है। और इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन को कुछ देख चुके हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और ये भी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन ही होंगे, जो कि आपके IIT इंटर एग्जाम 2020 के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस टॉप 10 क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, इन सभी क्वेश्चन को बनाने का तरीका यानी कॉन्सेप्ट क्या है, उन सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, जिससे जो है हम लोगों का जो मैथ है जो है और स्ट्रॉन्ग होता है आपके IIT इंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए, यानी कि उससे जो है आपके इंट्रेंस एग्जाम में कोई भी किसी भी प्रकार की जो है परेशानियां नहीं आएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका टॉप 10 का सीरीज चल रहा है और ये आपका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का इस सीरीज का क्या है। तो आप यदि क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर जीवा की लंबाई क्या होगी। आपको एक जो है क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, ये आपका वृत्त चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका एक वृत्त मान लेते हैं, ये आपका वृत्त है और इसमें जो दे रखा हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा हुआ है, यानी कि ये त्रिज्या है तो ये आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। और यहाँ से आपका जो है एक जीवा खींची गई है जिसकी लंबाई जो है आपको फाइंड आउट करना है, और ये 3 सेंटीमीटर दूरी यानी कि केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इतना दूर पर एक जीवा ये वाला आपका खींचा गया है और इसी की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपको इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है, तो हमको इसकी लंबाई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ओके, यदि आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई को फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, तो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका ये देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिससे जो है आपका ये वाला निकल सकता है। क्या कैसे निकल सकता है? पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर सकते हैं, इसको आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आपका आधार, ये आप आधार मान लीजिए, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो इसमें से इसमें माइनस कर दीजिएगा तो ये जो आएगा वो आपका आधार निकल कर आएगा। तो आधार यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आधार का स्क्वायर इक्वल टू आपका 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे आपका आधार का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, इधर आएगा रूट हो जाएगा, 25 में से 9 घट जाएगा 16, और 16 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 4 का, तो यहाँ पे 4 जो है 16 का वर्गमूल आ गया, और यही जो है आधार आपका 4 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक 4 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 4 आएगा, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना है, तो इसलिए आपका AC बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और प्लस में 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा, और ये 8 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना था, आपको क्या करना था, एक वृत्त जो है बोल रहा था कि वृत्त का केंद्र जो है केंद्र से 3 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, वो 3 सेंटीमीटर दूर जो है एक जीवा खींची गई है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना था। तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसमें कर्ण जो है आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, लंब आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार बराबर निकाल सकते हैं, तो आधार बराबर आपका 4 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 4 होगा, तो ये 4 और ये 4 दोनों आप ऐड कर लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और यही 8 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, और इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का जो है रेशियो दे रखा हुआ है 4 और 5, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो ज्ञात करना है। तो इसके पहले सेशन जो था आपका टॉप 10 का पार्ट 1 जो था, उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन को कराया था। क्या कराया था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि आपका दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हुआ था, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना था, उसमें उनके ऊंचाई, संगत ऊंचाइयों का जो है रेशियो क्या है उसको ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आपको उल्टा कर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भुजा का जो है अनुपात दे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि रेशियो ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं।
तो इस क्वेश्चन को यदि आप सही से विस्तार पूर्वक देखिएगा तो आपको दो समरूप त्रिभुज बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज आपका ABC हो गया और एक त्रिभुज आपका PQR हो गया, एक आपका त्रिभुज PQR हो गया। यदि आपको इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो ज्ञात करना है, तो यदि क्षेत्रफल का रेशियो यदि ज्ञात करना है तो हमने क्या बोला था, एरिया ऑफ, और ये आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का अनुपात जो होता है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात, यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात, यानी कि AB मान लेते हैं इसका वो भुजा AB है और एक भुजा PQ है, तो PQ का यानी कि जो है स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल का रेशियो जो होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होते हैं। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा हम जो है बोलने में लपटा जाते हैं, लेकिन आप यदि कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा तो विस्तार से देखिएगा तो आप यहाँ से समझ पा सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, त्रिभुज ABC फर्स्ट ऑफ ऑल, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है समरूप है। तो समरूप होते हैं तो कब समरूप होता है, जब इनका क्षेत्रफल का रेशियो उनके दोनों भुजाओं के, उनके दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो। तो यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है क्या, इन दोनों भुजाओं का जो है दे रखा हुआ है, मान दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, अनुपात दे रखा हुआ है 4 और 5 दे रखा हुआ है। तो AB मान लेते हैं 4 है और PQ जो है आपका 5 है, तो इन दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 चौका 16 और 5 और ये 50 25। तो ये कितना किसका होगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का रेशियो निकल कर आएगा, और ये जो है आपका भिन्न के रूप में निकल गया। यदि आप इसको रेशियो के रूप में चेंज कीजिएगा तो 16:25 और इन दोनों का रेशियो जो है आपका यही होगा और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो 16:25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, त्रिभुज जो है दो त्रिभुज रखा हुआ था, दोनों समरूप थे। तो जब समरूप होते हैं तो समरूप का कंडीशन क्या होता है, त्रिभुज पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो वही हमने लिख दिया, और इसका संगत भुजाओं का अनुपात जो है आपका 4:5 दे रखा होता है, तो 4-5 ले लिए और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 25 जो है इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को हम लोगों को पकड़ना है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका एक शहर में पुरुष, स्त्री और बच्चा की संख्या का अनुपात जो है 4, 5 और 11 है। यदि बच्चों की संख्या 176 हो तो पुरुष और स्त्री की संख्या क्या होगी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, आपका रेशियो और प्रोपोर्शन जो पढ़ते हैं चैप्टर उससे रिलेट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपको स्त्री और पुरुष क्या दे रखा हुआ है, पहले पुरुष दे रखा हुआ है, उसके बाद स्त्री दे रखा हुआ है, उसके बाद बच्चा दे रखा हुआ है। तो पुरुष को P मान लेते हैं, स्त्री को S मान लेते हैं और बच्चा को B मान लेते हैं। इन तीनों का रेशियो दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, इन तीनों का रेशियो दे रखा हुआ है क्या आपका 4, 5 और 11, 4, 5 और 11 दे रखा हुआ है। अब इसमें जो है आपका ये भी दे रखा हुआ है कि यदि बच्चों की संख्या, ये तो आपका पूरा जो है पुरुष, स्त्री और बच्चा का रेशियो है, लेकिन इसमें जो बच्चा की जो संख्या है वो आपका कितना के बराबर है, 176 के बराबर। आई होप कि 176 है। जी हाँ दोस्तों, 176 के बराबर, यानी कि आपका बच्चा है कितना रेशियो में, आपका रेशियो में तो 11 है लेकिन दिया कितना है 176। तो यहाँ पे आपका 11 रेशियो का मान 176 है, तो एक रेशियो का मान यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 11 और कम 11 आएगा 66, यानी कि 16 बार में 176 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 11 इधर बाटा में चल जाएगा तो ये भाग कीजिएगा तो 16 आएगा। तो 16 जो है एक रेशियो का मान आ गया, तो एक रेशियो का मान 16। तो आपको ज्ञात क्या करना है, पुरुष और स्त्री का जो है मान क्या है। तो एक रेशियो का मान 16, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 रेशियो जो है आपका पुरुष है, तो पुरुष 4 रेशियो है, तो 4 रेशियो का मान आपका एक रेशियो का मान 16, तो 4 रेशियो का मान 16 चौका
64 हो गया। अब यहाँ पे आपका स्त्री का निकालना है, तो स्त्री यानी कि स्त्री बराबर कितना है 5 है, तो 5 रेशियो है। अब ये 1 रेशियो का मान 16, तो आपका 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 × 16, तो 16 × 25 80, अर्थात 64 और 80 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। 64 और 80 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ये रेशियो का क्वेश्चन है। आपका पुरुष स्त्री और बच्चा का जो है आपका रेशियो दे रखा हुआ है 4, 5 और 11, और इसमें से 11 जो है आपका बच्चा है और इसका जो रेशियो में 11 है, लेकिन आपका इसका मान क्या दे रखा हुआ है कि 176 है, यानी कि जो कुल बच्चे हैं वो आपका 176 है। तो 176 आपके कुल बच्चे हैं, यानी कि कुल बच्चा 176 है, और यहाँ पे कुल बच्चा का रेशियो क्या दे रखा हुआ है आपका 11 दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 11 रेशियो बराबर 176, इसलिए आपका 1 रेशियो बराबर 16 होगा। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है कि पुरुष और स्त्री का जो है मान क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पुरुष का निकालिएगा तो पुरुष बराबर 4 रेशियो है, और 1 रेशियो का मान 16, तो 4 रेशियो बराबर 16 का 64, और यदि स्त्री का मान 5 रेशियो है तो 5 रेशियो यानी कि 1 रेशियो का मान 16, तो 5 रेशियो का मान 16 × 5 यानी कि 16 × 25 80, तो 64 और 80 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देन आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जो है आपका एस है, यानी कि साधारण ब्याज से रिलेट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपका स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बोल क्या रहा है कि यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए वार्षिक दर क्रमशः 8%, 10% तथा 12% है, तो 5,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉरी साधारण ब्याज से नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे रखा हुआ है कि 3 गो दर दे रखा हुआ है। पहला साल के लिए आपका 8%, दूसरा साल के लिए आपका 10%, और तीसरे वर्ष के लिए आपका 12% दे रखा हुआ है, और आपका मूलधन जो दे रखा हुआ है आपका 5,000 दे रखा हुआ है। तो यदि आपका मिश्रधन बराबर यदि फॉर्मूला ज्ञात होगा, तो हमने बोला क्या था, यदि आप पढ़े होंगे CI वाला हमारा चैप्टर वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हमने मिश्रधन बराबर क्या लिखा था कि मिश्रधन बराबर आपका P × 1 + R1/100 इंटू में 1 + R2/100 इंटू में 1 + R3/100, और इसी तरह ये जो सीरीज है आगे की तरफ बढ़ता रहता है, यानी कि जितने वर्ष के लिए और जितने वर्ष तक दिया रहेगा उतने वर्ष तक इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 3 वर्ष तक दिया है इसलिए हम लोग 3 वर्ष तक यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आपको मिश्रधन यदि यहाँ से आप फाइंड कीजिएगा तो मिश्रधन बराबर P यानी कि मूलधन बराबर क्या दे रखा हुआ है 5,000 दे रखा हुआ है, और यहाँ पे 1 और प्लस R1 क्या दे रखा हुआ है 8%, 8/100 हो जाएगा, और R2 बराबर क्या दे रखा हुआ है आपका R2 बराबर 10%, आई होप कि 10%, जी हाँ दोस्तों 10% दे रखा हुआ है, 10/100 हो जाएगा, और R3 बराबर क्या दे रखा हुआ है 1 + 12/100। तो ये आपका हो गया। ओके, 3 वर्ष तक लगातार बोल रहा है इसलिए 3 वर्ष तक का हो गया। ये मिश्रधन बराबर इतना फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना होगा चक्रवृद्धि ब्याज में। ओके चलिए, अब मिश्रधन बराबर इतना हो गया, अब इसको कैंसिल आउट वगैरह करेंगे तो क्या होगा आपका 5,000 इंटू में आपका ये क्या होगा आपका 108/100 हो जाएगा, गुना कर दीजिए डायरेक्ट, और इधर में 100 में 1 से गुना कीजिएगा 100 और 110 यानी कि 110/100। आई होप कि आपको बाटा का जोड़ आता होगा, तो यहाँ पे आपको चीज़ें जो है मिस्टेक नहीं हो पा रही होगी। ओके, इतना हो गया। ओके, यहाँ से आप कैंसिल आउट कीजिएगा, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 1 0 और ये 1 0 कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा 5 से, तो ये आपका 20 500 20 बार में, अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा कितना बार में 20 को कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपका 10 बार में, और इसको कितना बार में कैंसिल आउट करेगा 54 बार में, 5 और ये आपका 27 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, नहीं हो पाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आपका 27 × 11 और गुना 112 और बटा में आपका 5 आया है। यदि इस पूरे को कैलकुलेट कीजिएगा, गुना करके भाग कीजिएगा 5 से, तो जो आएगा वो आएगा तो 6652.80 आएगा। यदि आप इस पूरे को गुना कीजिएगा उसमें 5 से भाग कीजिएगा तो 6652.80 जो है आपका यहाँ पे मिश्रधन निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन बराबर आपका इतना आ गया। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर आपका मूलधन अर्थात P प्लस में क्या होता है? ब्याज होता है।
ब्याज होता है। तो यहाँ से आपको ब्याज ज्ञात करना है। इस प्रश्न में जो मोटिव है वो आपको ब्याज ज्ञात करने का ही मोटिव है। तो यदि ब्याज ज्ञात करना है तो आप ब्याज ज्ञात कीजिएगा यहाँ से। तो ये मूलधन जो है इसमें से आके माइनस हो जाएगा, मिश्रधन में से इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि आपका मिश्रधन जब इतना है तो इतना में से मूलधन को, ये मूलधन को माइनस कर दीजिएगा। यानी कि मूलधन क्या है, 5000 है, यहीं पे माइनस कर दीजिएगा तो जो आएगा वो आपका सही उत्तर आएगा और वो आपका ब्याज होगा। क्या होगा, ब्याज होगा। तो ब्याज बराबर आपका यहाँ से ज्ञात कीजिएगा तो ये मिश्रधन माइनस मूलधन होगा, इसलिए आप यहाँ पे मिश्रधन में से मूलधन डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर दीजिए। तो ये 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, दशमलव है दशमलव 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। यानी कि 1652.80 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा जो है आपको कैलकुलेट करना है, गुना वगैरह करना है, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख कर देख दिए हैं कि जो आपका इसका आंसर आएगा वो आपका 1652.80 आएगा। अब जब इतना आ गया तो इसमें से यदि मूलधन को माइनस कर दीजिएगा तो जो आएगा वो आपका ब्याज आएगा। तो मूलधन 5000 माइनस कीजिए तो 1652.80 जो रुपया है वो आपका ब्याज के रूप में आया। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये जो है आपका महत्तम समावर्तक जो चैप्टर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे रिलेट क्वेश्चन बोल रहा है। आपका बोल क्या रहा है, एक जो है आपका बहुलक बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी दे रखा हुआ है और दूसरा बहुलक जो दे रखा हुआ है बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2a दे रखा हुआ है और इन दोनों का जो महत्तम समावर्तक है वो आपका x माइनस 5 दे रखा हुआ है। अर्थात x माइनस 5 क्या है, x माइनस 5 इजकल टू x माइनस 5 ये जो है आपका उन दोनों का महत्तम समावर्तक है। तो यदि आप x बराबर 5 को लेकर चलिएगा, x माइनस 5 इजकल टू 0 कर दीजिएगा तो यहाँ से x इजकल टू 5 आएगा और ये 5 जो है इन दोनों बहुलक जो है इन दोनों बहुलक में x का मान जो है 5 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए x का मान। x का मान 5 काहे रखेंगे, क्योंकि आप यदि लास्ट स्टेप में देखिएगा तो आपको a और b का मान पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। a और b क्या होंगे तो उनको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चर का तो मालूम जो है मान मालूम होना चाहिए ना जी। तो यहाँ पे आप x का मान क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो पहला बहुलक निकालिएगा, देखिएगा तो पहला में आपका दे रखा हुआ है बी एक्स स्क्वायर और माइनस में ए एक्स और प्लस में 5 दे रखा हुआ है और इसको क्या कर लीजिए 0 को बराबर कर दीजिए। अब यहाँ से आप x का मान रखिएगा तो b इंटू में एक्स का मान 5 रखिएगा तो 50 25, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में a इंटू में एक्स का मान 5 रखिएगा और यहाँ पे 5 है तो 5 इजकल टू में 0। ओके, अब यहाँ से क्या हो गया आपका 50 25 बी हो गया और माइनस में 5 ए होगा, गुणक हो जाएगा तो 5 ए हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस 5 है तो 5 इजकल टू में 0। ओके, अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इक्वेशन सेकंड को लेकर चलेंगे तो इक्वेशन सेकंड में क्या है आपका सेकंड बहुलक आपका बी एक्स स्क्वायर है और उसके बाद माइनस में 2x है और माइनस में 2a है और ये इसको अभी आप 0 मान लीजिए। यहाँ पे आप x का मान रखिएगा 5 तो 50 25 b हो जाएगा। आई होप कि एक बार में ही आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे आप 5 रखिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2a है तो 2a हो गया इक्वल टू में 0। यहाँ से आपका क्या हो गया 25b और माइनस में 2a और ये माइनस में 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को घटा लीजिए, 1 और 2 को घटाइएगा तो इसको घटाइएगा तो 25b और माइनस में 5a और प्लस में 5 इक्वल टू में 0 है। घटाइएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा तो आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। ये 25b कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे 25b और 25b थोड़ा सा मार्कर का इंक जो है ख़त्म हो गया है। 25b कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला का सिंबल होगा बड़े अंक वाले में छोटे अंक को घटा लेंगे तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 और a। यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस 15 इजकल टू 0 और यहाँ से यदि a का मान ज्ञात कीजिएगा तो ज्ञात हो जाएगा आपका 3a इजकल टू ये माइनस में 15 इधर आएगा तो प्लस में 15, इसलिए a इजकल टू आपका ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 15/3 यानी कि 3 × 5 = 15। 5 जो है आपका यहाँ पे a का मान आया है। a का मान क्या आया 5 आया। अब इसको आपको क्या ज्ञात करना है b का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि b का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा
इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही लेकर चलते हैं, इसको ही लेकर चलते हैं और इसमें b का मान जो है 5 रख लेते हैं, a का मान 5 रख लेते हैं। तो 25b है तो 25b और माइनस में 5a है तो a की जगह पर 5 रखिएगा तो 5 25 यानी कि 25 हो जाएगा और प्लस में 5 है तो 5 इक्वल टू में 0 है तो 0। यहाँ से आपका 25b और ये आपका -25 और +5 कितना हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा। तो -20 इक्वल टू 0 और यहाँ से आपका 25b इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा, प्लस में 20, इसलिए आपका यहाँ से b इक्वल टू गुना में 25 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 20/25 यानी कि ये आप कैंसिल आउट कीजिएगा 5 से तो 5 चौका 20 और ये 50 25 यानी कि 4/5 जो है इस प्लस का सही उत्तर होगा b का मान। यानी कि a का मान जो है आपका क्या आ गया, a का मान 5 आ गया और b का मान 4/5 आ गया और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और यही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इस ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको 2 को बहुलक दे रखा हुआ था, उसमें जो है आपको a और b का मान ज्ञात करना था और इन दोनों का महत्तम समावर्तक x बराबर x - 5 दे रखा होता है। x - 5 या फिर x बराबर 5 रखिए तो ये दोनों तो एक ही ना मान है, इसी में का मान है। क्यों? क्योंकि जो महत्तम समावर्तक होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि सब में कॉमन होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 जो है सब में कॉमन होगा तो x का मान यहाँ पे हम लोग 5 रख देंगे। तो जो है 2 को समीकरण निकल कर आएगा, वो जो 2 को समीकरण को कंपेयर कीजिएगा तो उससे आपका a का मान ज्ञात हो जाएगा और उसके बाद a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखिएगा तो वहाँ से आपका b का मान ज्ञात होगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल था, थोड़ा सा जो है लॉन्ग चला गया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा काफ़ी विस्तार से इन चीज़ों को देखें। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न आप इसकी पर देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है 50% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि कोई वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है ये आपका त्रिज्या r बराबर 4 है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो जब 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि एरिया इसका क्या हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई r स्क्वायर यानी कि आपका क्या हो गया, r का मान 4 है तो आपका 4 का स्क्वायर यानी कि 16 पाई हो गया। ओके, अभी 4 सेंटीमीटर जो है आपका त्रिज्या था तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन यदि इसका 50% इसको 50% कम कर दिया जाए, अर्थात इसमें 50% की कमी कर दिया जाए, यानी कि आपका 50/100 2 दूना 4 यानी कि 2 की कमी कर दिया जाए, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 होगा, यानी कि 2 जब सेंटीमीटर त्रिज्या कर दिया जाए, यानी कि r बराबर जब 2 कर दिया जाए तब इसका क्षेत्रफल में जो कमी आएगा वो कितना आएगा। तो अब तब इसका क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा आपका एरिया बराबर पाई r स्क्वायर होता है तो पाई r स्क्वायर और पाई और इंटू में r स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी कि 4 पाई आया। कमी कितना आया तो आपका पहले था 16 पाई और अब आ गया 4 पाई। तो कमी परसेंट बराबर आप देखिएगा तो कमी परसेंट बराबर आपका क्या होगा 16 पाई में से 4 पाई घटा लीजिए, कम कितना हुआ है, कमी परसेंट बराबर आपका एक फार्मूला होता है कमी गुने 100 बाटा पहले वाला यानी क्रय मूल्य या अभी जो है वो। तो आपका पहले कितना था 16 पाई और अब कितना हो गया 4 पाई। तो कमी कितना हुआ पहले वाला यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 16 पाई हो जाएगा, 16 पाई है तो 16 पाई। तो कमी बराबर आपका कितना हुआ है, कमी बराबर 16 में से 4 घटा लेंगे, 16 पाई में से 4 पाई घटाएंगे तो 12 पाई आपका कम हुआ है और इंटू में 100 हो जाएगा, 100 और बटा में 16 पाई जो है 16 पाई से कम हुआ है इसलिए आपका 16 पाई जो है बटा में हो गया। ओके, पाई से पाई कैंसिल और 3 से क्या कैंसिल करिएगा, 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 3 बार 3 बार में, हई 4 से कैंसिल आउट होगा 4 बार में, हई 4 से 100 को कैंसिल कीजिएगा तो 25 बार में, 25 चौका 100 होता है इसलिए 25 3 75 यानी कि 75% जो है आपका कमी आ जाएगा। तो यहाँ पे 75% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, थोड़ा सा यदि मान जो है लेकर चलिएगा तो हम पहले मान लीजिए 4 और 4 मानिएगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 16 पाई होगा। अब उसके बाद 50% की कमी होता है अर्थात आधा होता है तो आधा का मतलब 2 होता है, 4 से 2 हो जाएगा तो अब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 4 पाई होगा। अब ये जो 4 पाई आया वो कितना कम हुआ पहले से 12 पाई कम हुआ। तो कमी परसेंट बराबर कितना होता है कमी गुने 100 बटा पहले वाला, तो कमी
12 पाई या गुने 100 बटा पहले वाला यानी कि 16 पाई पहले वाला है तो पहले वाला। अब इस 16 पाई से पाई कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर कितना देगा 75% देगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। देन आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। थोड़ा सा लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा लाइट की जो है रोशनी कम आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसके लाइट आने के बाद जो है काफ़ी कम समय में लाइट आ जाते हैं, यानी कि जल्दी ही लाइट आ जाता है। तो लाइट करने का थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चूँकि लाइट आ गया है काफ़ी कम समय में, 2-3 मिनट जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उसके बाद लाइट आ जाते हैं। तो जो है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बोल रहा है क्या कि एक वृत्त की 2 जीवाएँ जो है AB और CD है परस्पर समकोण पर काटती है। यदि कोण BTC = 15 डिग्री है तो आपका कोण ACD भी बराबर क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। एक वृत्त है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक वृत्त रखा हुआ है और इस वृत्त में जो है 2 गो जीवा AB और आपका CD, आई होप कि CD है, जी हाँ दोस्तों। और CD जो है इन दोनों को जो है समकोण पे काटती है, यानी कि जो यहाँ पे एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ तक जो है फिगर जो बोल रहा है वो हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद जो बोल रहा है कि यदि कोण BDC = 15 डिग्री, कोण BDC अर्थात ये वाला कोण जो है आपका 15 डिग्री दे रखा हुआ है, BDC बराबर 15 डिग्री है, तो आपको कोण ACD बराबर ज्ञात करना है। ACD ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यदि यहाँ पे इस फिगर को देखिएगा ध्यान से कंसंट्रेट होके, तो यहाँ पे आपका ये जो है 15 डिग्री है। तो ये इस प्रकार जब भी आपका एंगल बनता है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो एम प्रकार की आकृति में जो ये वाला कोण होता है वही वाला ये भी कोण का मान हो जाता है। यानी कि एम प्रकार की आकृति जब भी आपको वृत्त में बनेगी, अर्थात ये वृत्त हो गया, इसमें जब एम प्रकार की आकृति यहाँ पे बनेगी तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी इस जो है प्रमेय को आपको याद रखना होगा, इस थ्योरम को याद रखना होगा कि एम प्रकार की जब भी आकृति वृत्त में बनेगी और बीच में समकोण होगा, कोण का मान जो है, एंगल का मान जो है समकोण होगा, तो ये 15 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 15 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आपका ये 15 डिग्री हो गया और फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला एंगल का मान ज्ञात करना है। तो ये वाला एंगल का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये आप यदि त्रिभुज देखिएगा, इसको आप O मान लीजिए, तो इस त्रिभुज में ये वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री है और ये वाला आपका एंगल 15 डिग्री है। ये समकोण है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 और ये 15 कितना हो गया आपका 105 हो गया। तो जब ये और ये 105 हो गया तो ये आपको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप देखे होंगे, आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है आपका 180 होता है। तो 2 कोण का योग आपका 105 आ गया तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण A = 15 हो जाएगा और कोण B, कोण यहाँ पे O = आपका 90 डिग्री है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कोण A प्लस कोण O प्लस में कोण C = आपका 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण A बराबर 15 डिग्री है, 15 हो जाएगा, प्लस में कोण O = आपका 90 डिग्री, तो 90 हो गया। अब कोण C = आपको ज्ञात करना है, तो कोण C = 8 हो जाएगा, यानी कि ज्ञात करना है इसको, 180 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कोण C = ये 15 और 90 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा, यानी कि 180 और ये 15 9 105, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में जाएगा 105। अब 105 180 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 75 आएगा और यही 75 डिग्री जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। देन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा काफ़ी सही तरीके से। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है आपका प्रश्न, ये बोल रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण अपने सम्मुख कोण का दोगुना है, बड़े कोण की माप ज्ञात करें। अर्थात आपको हमने जब वृत्त पढ़ाया था तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी करवाए हैं। क्या करवाए हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, आपको चक्रीय चतुर्भुज आपको एक वृत्त में ही होता है, तो आपको ये आपका इस प्रकार एक जो है चतुर्भुज है और इन दोनों की आमने सामने की भुजा जो है, इन दोनों के आमने सामने का कोण जो है, एंगल जो है, ये आपका केंद्र O हो गया। इसमें से एक कोण जो है, एक कोण जो है दूसरा का दोगुना है। यानी कि मान लेते हैं यदि यह x है
तो हाई कितना है 2x है। ओके, देन आई होप कि आप इस यहाँ पे कंसंट्रेट होकर समझ पा रहे होंगे। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज कब होता है? जब एक वृत्त के अंदर आप चतुर्भुज को क्रिएट करते हैं तो वो एक आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण जो है पहिल का कोण दूसरे कोण का दोगुना है, यानी कि ये कोण इस कोण का दोगुना हो गया। तो ये आपका x है, तो ये आपका 2x रहेगा। और आपको चक्रीय चतुर्भुज में हमने बताया है कि आपका चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योग जो होता है, उन दोनों कोणों का योग का मान जो होता है 180 के बराबर होता है। तो 180 के बराबर हो गया। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा इक्वल टू में 180। यहाँ से आपका x बराबर निकल कर आ जाएगा 60, 180 बटा ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 60 बराबर 180 x का मान 60 निकल कर आ गया। तो आपको बोल क्या रहा है कि बड़े कोण की मान ज्ञात करें, यही ना बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़े कोण की माप पूछ रहा है। तो बड़ा कोण क्या है? बड़ा कोण आपका बड़ा कोण देखेंगे तो बड़ा कोण आपका 2x है। तो x बराबर आपका 60 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 60 गुने 2, इसलिए आपका 120 डिग्री जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का सही उत्तर 120 दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको एक चक्रीय चतुर्भुज बोल रहा था और उसमें जो है चक्रीय चतुर्भुज कब होता है? जब एक वृत्त के अंदर हम चतुर्भुज बनाते हैं तो वो आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। उसमें जो है आमने सामने का कोण जो है एंगल, उन दोनों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है। और इसमें कंडीशन क्या दे रखा हुआ है कि पहिल का कोण दूसरे कोण का दोगुना है। तो यहाँ पे यदि x इसको मान लेंगे तो दूसरे का कोण जो है दोगुना 2x हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x + 2x = 180। तो x + 2x = 3x इक्वल टू में 180 और x के बराबर यहाँ पे जो है 60 निकल कर आएगा। और जब 60 बराबर x से निकल कर आ गया तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 60 गुने 2 यानी कि 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देन आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है ये भी एक रैखिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है आपका 15 है। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने के से 5 अधिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बोर्ड को हम लोग क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है दोस्त। जो बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या बोल रहा है आपको? दो संख्याओं का योग जो है आपका दो संख्या मान लेते हैं। पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। दोनों का योग आपका 15 दे रखा हुआ है। 15 हो गया। आप इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, मान लिए। ओके, अब अगली स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। बोल रहा है क्या कि पहली संख्या का 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना, पहली संख्या का 2 गुना क्या है दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से यानी कि 3y से 5 अधिक है। यानी कि दूसरी संख्या क्या माने हैं हमने? y माने हैं। तो y का 3 गुना यानी कि 3y प्लस यानी 3y से 5 अधिक है, यानी कि प्लस 5 जोड़िएगा तभी ना इसका जो है ये फॉलो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ये भी जो है एक इक्वेशन बनकर निकलेगा 2x और यहाँ पे ये 3y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -3y इक्वल टू आपका 5 हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और फर्स्ट से जो है हम लोग रैखिक समीकरण द्वारा यहाँ से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपका सही उत्तर के रूप में आएगा। यदि इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर समीकरण इक्वेशन 1 गुने 2 और घटाओ आपका 2। ओके, तो इक्वेशन 1 में 2 से पहले गुना कर लेते हैं तो 2x प्लस 2y। अब 2 से काहे गुना करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि जब तक हम इसमें 2 से गुना नहीं करेंगे ना तो 2x नहीं होगा और ये 2x नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक हम लोगों का एक का वैल्यू जो है मान निकल कर नहीं आएगा। यदि आप इसको बराबर करना चाहेंगे तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो यदि आप इसमें 3 से गुना करते तो जो है आपका आ जाता। तो यहाँ से आपको x का ही जो है मान बराबर करना है। तो x का मान बराबर करने के लिए क्या करना होगा? x में 2 से गुना करना होगा, यानी कि समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो यह आपका
2x + 2y = 30 आ गया। और यहाँ पे समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, 2x - 3y और इक्वल टू में आपका 5 दे रखा हुआ है। इसको जो है आपको घटाना है तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सिंबल क्या होता है, पलट जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, घटाव करते हैं तब। ओके, तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस जो अंक बड़ा होगा उसके चिन्ह होगा, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, यहाँ प्लस और ये प्लस 5y हो गया और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा 30 में से 5, तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 5 है, 25 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5 जो है y का मान निकल कर आएगा, 5 जो है y का मान निकल कर आएगा। और यहाँ से यदि y का मान जब 5 निकल कर आ गया तो यहाँ से आप यदि आप यहाँ पे y का मान 5 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका x का मान ज्ञात हो जाएगा। 5 इधर घट जाएगा तो x बराबर 10 आ जाएगा। यहाँ 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो डायरेक्ट कर लिए हैं, तो x बराबर 10 जो है आपका आ गया और y बराबर का 5 आ गया। तो यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है कि पहली और दूसरी संख्या, वो संख्या जो है क्या है वही आपको पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका सही उत्तर दे रखा हुआ है 10 और 5, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह जो है आपको जो है इस इक्वेशन को बराबर करना होता है और उसके बाद जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो काफ़ी सिंपल से काफ़ी आसानी से इसको बना पाएंगे। इसको अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और दूसरा विधि है उससे भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो है काफ़ी सिंपल है इसलिए हम लोग इससे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका x बराबर 10 और y बराबर 5 आ जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। देन आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है रेलगाड़ी चैप्टर से है। ये जो है रेलगाड़ी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो है आपका कॉम्पिटिटिव रिलेटेड जो है बुक्स में आते हैं ये चैप्टर, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो हमने जो है रेलगाड़ी के ऊपर भी जो है वीडियो बना कर रखे हुए हैं, वो जो है यदि आप नहीं देखे हैं तो वो आपकी गलती है। यदि आप देखना चाहते हैं तो जाके आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देख सकते हैं ना, देख पाएंगे और देख लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाते हैं। और वही जो है आपका सारा क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है, यानी कि वो जो हम वीडियो बनाए हैं उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आप यदि हमारे चैप्टर वाइज जो है सिलेबस का नहीं देखे हैं वीडियो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ओके, और आप यदि देख लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी कतई नहीं छूटेंगे। ओके, चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ एक्चुअली विदाउट लाइफ नॉथिंग इज पॉसिबल इन आवर लाइफ, यानी कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिना प्रकाश के। अभी फ़िलहाल जो है फिर से जो है लाइट चला गया था, तो जो कि अभी 10 मिनट तक रुकना पड़ा, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा आंधी तूफान टाइप का आया था जिसके कारण लाइट जो है कट गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कौन सा प्रश्न था हमारा, तो हाँ रेलगाड़ी वाला था। तो ये प्रश्न जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 60 मीटर तथा 70 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। यदि ये गाड़ियाँ क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर तथा 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है तो एक दूसरे को पार करने में जो समय लगेगा वो कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है जानते हैं कि आखिर इसका जो है इसके पीछे कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दो वो रेलगाड़ी है और दोनों रेलगाड़ी जो है आमने सामने से जो है जा रही है। आमने सामने से जा रही है मतलब कि क्या, एक रेलगाड़ी ये जो है मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है और ये आपका ये एक रेलगाड़ी है। दोनों जो है ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। और इन दोनों का चाल जो है क्रमशः दे रखा हुआ है। कितना चाल दे रखा हुआ है आपका, हाँ 45 किलोमीटर और 72 किलोमीटर पर आवर। इसका चाल 45 किलोमीटर पर आवर और इसका चाल 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा हुआ है। और इस ट्रेन की लंबाई जो है ये भी आपको दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है, 60 और 70। मान लेते हैं इसकी लंबाई आपका 60 है और इसका लंबाई आपका 70 है। 70 ये कितना में है, मीटर में है, मीटर में है और ये भी आपका मीटर में है। ओके, अब जो है आपको फाइंड आउट करना है कि जो है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो ये दोनों जो है पार जब करेगी अपने आप को जब पार करेगी तो वो समय कितना लेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो समय आपको ज्ञात करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी मालूम होना चाहिए और चाल मालूम होना चाहिए। तो दूरी बराबर आपका क्या होगा, अब इसका लंबाई 60 मीटर है और इसका लंबाई 70 मीटर है। जब ये पास आएगी तो ये दोनों एक दूसरे के ऐसे जो है करीब आने के बाद ऐसे ही इस प्रकार दिखेगी। जब इन दोनों के एकदम एक सी के जब बराबर आएगी तो ये आपका 60 और ये आपका 70 मीटर, यानी कि ये दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो आपका 60 और 70 130 हो जाएगी। यानी कि जो पार करने में जो दूरी इसको लगेगा वो आपका 130 मीटर, यानी कि 130 मीटर दूरी को ये दोनों पार करेंगे। यानी कि 130 मीटर आपका यहाँ पे क्या आ गया, दूरी आ गया। आई होप कि आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद चाल यहाँ पे बट्टा में करना है। तो चाल कैसे बटा हुआ कीजिएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है। तो जब भी आपका विपरीत आता है, विपरीत चाल बोलता है, तो विपरीत चाल में हम लोग क्या कर देते हैं, चाल को प्लस कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, प्लस। और यदि दिशा में रहेंगे, दिशा में जब गाड़ी जाएगी तो जब दिशा में जब गाड़ी जाएगी तो चाल को घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चाल को घटा लेते हैं। यहाँ पे चाल लिख देते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे जब विपरीत जाएगी तो दोनों को चाल को जोड़ देते हैं। और यदि दिशा में, एक दिशा में, यदि ये इस दिशा में जा रही है तो ये भी इसी दिशा में जाती होगी, तो इन दोनों का चाल को क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड का जो है घटा लेते हैं। और बटा में यदि चाल ज्ञात कीजिएगा तो चाल विपरीत में आपका क्या होता है, प्लस होता है। तो जब विपरीत में जब चाल प्लस होता है और दिशा में जब गाड़ी जाती है तो उनका चाल घटा लेते हैं। तो विपरीत में प्लस होता है अर्थात इन दोनों के चाल को ऐड कर लेंगे, यानी कि 45 और प्लस में 72 कर देंगे। अब ये जो चाल हो गया। ओके, अब ये जो चाल है किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ऊपर देख रहे हैं तो ये दूरी जो है मीटर में रखा हुआ है, इसलिए आपको ये चाल जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको 5/18 से गुना करना होगा। तो ये 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18 ऊपर कर लेते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से 130 हो गया, 130 गुने 18 और बटा में यहाँ पे कितना आ गया है, 5 2 7 और 7 4 11, 117 और गुना में 5 है तो 5। ओके, अब ये कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपका 9 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 26 बार में कैंसिल आउट होगा, 5 10 5 31। और उसके बाद इसको कैंसिल आउट कीजिएगा 9 से, तो 9 दूना 18 और यहाँ पे 9 1 9 और 9 3 27, 13 बार में। और ये 13 26 को कैंसिल आउट करेगा कितने बार में, 13 दूना 26, 2 बार में, अर्थात 2 गुना 2 आ रहा है, यानी कि 2 दूना 4 सेकेंड जो है ये आपका समय लगेगा इन दोनों गाड़ी को आपको एक दूसरे को पार करने में। तो इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड का लगेगा समय, 4 सेकंड का समय लगेगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर दे रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका 4 सेकंड दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। देन आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको दे रखा हुआ था कि दो गाड़ी जो है रेलगाड़ी, उन दोनों का जो है लंबाई 60 मीटर और 70 मीटर था और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो और उन दोनों का चाल जो है 45 किलोमीटर और 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा था। तो आपको उन दोनों को पास में आने के बाद जो है उन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा वो आपको ज्ञात करना था। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कैसे क्या होगा, आपको ये जब पास में आएंगी तो यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे के सामने एकदम बराबर इक्वल में आएगी तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 60 और ये 70, दोनों की लंबाई को ऐड कर देंगे यानी कि 130। तो ये दूरी कितना पार करना है इन दोनों को, ये दूसरी पटरी में है और ये दूसरी पटरी पे है। ये नहीं कि एक ही पटरी पे आ रही है, तो एक ही पटरी पे आ रही है तो दोनों एक दूसरे को टक्कर मार देगी ना। तो ये बात नहीं होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के पटरी पर, एक ही पटरी पर नहीं आ रही है, इसका पटरी अलग है और इसका पटरी अलग है, दोनों एक दूसरे के अलग अलग पटरी पे आ रही है। तो जब बराबर इक्वल में आएगी तो दोनों एक दूसरे के इक्वल में आएगी, तो ये 70 और ये 60, यही ना डिस्टेंस जो है इन दोनों को पार करना है। तो 70 और 60 130 मीटर की डिस्टेंस को इन दोनों को मिलकर पार करना है। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत में आती है तो उनका चाल जो है हम लोग जोड़ देते हैं। तो चाल को जोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं चाल जो है किलोमीटर पर आवर में दे रखा हुआ है, लेकिन दूरी जो है मीटर में दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम 5/18 से गुना करेंगे, तो 5 गुना और 18 बटा में तो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूना 4 जो है 4 सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा।
देन आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। ये जो है आपका पार्ट 2 था, जो है टॉप 10 का पार्ट 2 था, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा, क्योंकि ये जो है इसमें जो है हमने कॉन्सेप्ट ज़्यादा और ट्रिक कम यूज किया है। तो कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ के रहिएगा तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा करने का जो है प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाइएगा और उसको आसानी से जल्दी जो है सॉल्व नहीं कर पाइएगा। यदि आपको ट्रिक मालूम है तो ट्रिक जो है आज मालूम है कल आप भूल सकते हैं, उसका कोई गारंटी वगैरह नहीं है। उसका एक्सपायरी डेट जो है लिमिट होता है कि इतना देर के बाद एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहता है। ये जब तक आपके माइंड में भरा रहेगा तब तक आप उसको याद रखेंगे और इससे रिलेट जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उन सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो थम्स अप कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए प्रैक्टिस सेट को लेकर और नए जो है 10 क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।